1991 में बीओपी का संकट, भारत में अत्यधिक बीओपी बढ़ गया था, जिसकी वजह से पूंजी अधिशेष प्लस विदेशी भंडार की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। इसके कारण इराक, कुवैत में तेल की कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सोवियत संघ का विघटन हो गया, भारत पर अत्यधिक ऋण लिया व इसका सुधार बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। आरबीआई ने 67 टन सोना गिरवी रखकर इससे पैसा देने का सोचा। आईएमएफ ने इसमें हेल्प की। वह राजकोषीय व मौद्रिक अनुशासन न लेना होगा, बोला कि ऐसा नहीं होगा। वह एफडीआई को अलाउ करा। वह उदारीकरण का विनियमन दर और बाजार पर निर्धारण, पीएसयू को परिचालन स्वतंत्रता, निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण व लाइसेंस परमिट राज समाप्त कर दिया। और वह सुझाव दिया कि रुपये का अवमूल्यन करा जाए, निर्यात को बढ़ाया जाए और इसके लिए $1 उस टाइम पे 20 रुपये का कर दिया। वह $1 धीरे धीरे 25 रुपये का होने लग गया। एलपीजी, और इस टाइम पे 1991 में एलपीजी को शुरू किया गया। एल यानी कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी यानी प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। विदेशी मुद्रा बाजार में जो विदेशी मुद्रा लेते देते थे उसमें बैंक डीलर्स का चीज़ हुई। विनिमय दर, अन्य मुद्रा के संदर्भ में हमारी मुद्रा की कीमत कितनी होती है वो सब देखी गई कि उस टाइम पे $1 में 20 रुपये थे। वह आयात व निर्यात पर भी इससे प्रभाव पड़ने लगा। स्थिर विनिमय दर, राज्य सरकार तय करती है कि किसी संपत्ति या मुद्रा के सापेक्ष सामान्यतः अधिक परिवर्तन नहीं होगा। राज्य मुद्रा का प्रबंधन करती है। एग्जाम्पल, चाइना अपनी मुद्रा का कृत्रिम अवमूल्यन, मुद्रा की कीमत गिरना व कर तभी ताकि उनका निर्यात को बढ़ा सके। 10 युआन इक्वल थे $1 के। बीओपी का घाटा होकर सरकार के पास फंड की कमी हो गई, विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। दूसरी, लचीली विनिमय दर क्या होती है? खुले बाजार में मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारण होता है, सरकार के द्वारा नहीं। यह विनिमय दर की ज़रूरत नहीं होती। प्रभावित प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर क्या होती है? सामान्यतः बाजार द्वारा संचालित होती है, कभी कभी केंद्रीय बैंक द्वारा इसमें हस्तक्षेप होता रहता है। इसको क्रोलिंग पैक बोलते हैं। इसमें ये होती है सरकारें कि इसमें ये बोला गया है कि 70 होगी, 80 होगी, इसके बीच में ये चीज़ बढ़ती रहती है, ऊपर बढ़ती रहती है। ये मार्जिन तय करती है कि इसमें उतार चढ़ाव होने पर, ज़्यादा उतार चढ़ाव होने पर आरबीआई इसमें दखलंदाजी करती है और इसको एडजस्ट पैक करती है। किसी प्रमुख करेंसी से तय करते हैं वह इससे ऊपर बढ़ाने व कम होने पर आरबीआई इसको चेक करता है। भारत में क्रोलिंग पैक, इसको क्लीन फ्लोटिंग कहते हैं। वास्तविक में बाजार पर मुद्रा को छोड़ना, कि बाजार जो है उसी पर मुद्रा को छोड़ना कि मुद्रा कैसे होगी। एक होती है डर्टी फ्लोटिंग, इसमें आर्थिक हितों में सरकार हस्तक्षेप करती है। वह कहती है कि ये क्लीन फ्लोटिंग है। विनिमय दर के प्रकार क्या होते हैं? पहला होता है नीर, इसको हम कहते हैं नॉमिनल एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट। इसमें मुद्रा की भारित और औसत दर विदेशी मुद्रा की टोकरी का सापेक्ष होती है, इसको हेजिंग जैसा। एक होती है रीर, इसमें मुद्रास्फीति के साथ सेम एज नीर होती है, वैसी नॉर्मली नीर यूज़ होती है हमारे उसमें। मूल्यह्रास और अवमूल्यन, मूल्यह्रास में बाजार के कारण कीमतें गिरती हैं, अवमूल्यन में सरकार खुद चीज़ों को गिरा देती है। क्रय शक्ति क्षमता, इसको पीपीपी परचेजिंग पावर बास्केट कहते हैं। इसमें यूज़ ऑफ फुल रोज़मर्रा की खर्चे की चीज़ें होती हैं। का भारत में 25,000 व अमेरिका में 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये की क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से 25,000 रुपये होते हैं। $1 में 25 रुपये उस टाइम पे आया करते थे। विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसका संरक्षण आरबीआई होते हैं। इसमें रुपये शामिल नहीं होते। इसमें विदेशी मुद्रा येन, यूरो, पाउंड, डॉलर होता है। सोना आईएमएफ का विशेष अधिकार है। एसडीआर आईएमएफ की मुद्रा होती है। एसडीआई पेपर गोल्ड, यह कृत्रिम मुद्रा आईएमएफ की मुद्रा है। सदस्य देश इसमें जमा करते हैं। बीओपी के संकट में ये सहायता करती है। आईएमएफ ने एसडीआर को 5 मुद्रा द्वारा बनाया गया। डॉलर का 43.38%, यूरो का 29%, एनीवेब का 12 से 28%, येन का 75%, पाउंड का 7.44%। एसडीआर के उद्देश्य होते हैं आपातकालीन स्थिति में यूज़ होता है। विनिमय दर का नियंत्रण होता है। विनिमय दर पर प्रबंधन 1914 में से स्वर्ण मानक से स्वर्ण के भार को खरीदने की क्षमता पर थे। 1944 में ब्रेटन वुड्स संस्थान बने जो यह स्वर्ण नहीं डॉलर के आधार पर कर दिए जाते थे मुद्रा में कितने डॉलर आते हैं, जिस कारण अमेरिका पर अति निर्भरता हो गई। अमेरिका के कारण ट्रिपिन दुविधा हुई, जिसके कारण अमेरिका के पास वह बीओपी संकट आया, तो वहाँ पे डॉलर बहुत ज़्यादा गिर गया। वह इससे डॉलर की कमी हो जाएगी पर घाटा बना रहता है, पर दिक्कत होती है। 1971 में पी मिक्समन ने बैटन वुड व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब दुनिया में कोई
स्टैंडर्ड व्यवस्था नहीं है, जबकि अब सब अपना अपना यूज़ करते हैं इसमें इस चीज़ के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार के लिए। वह विनिमय दर सबका अलग अलग होता है। भारत का विनिमय दर का प्रबंधन कैसे होता है? भारत का विनिमय दर का प्रबंधन फेरा करता है। 1947 के पास इसमें संशोधन किया गया और 1973 में भारत में 1949 से 71 में ब्रिटेन वुड के पास था। उस टाइम पे किया जाता था। 1971 से 1992 तक इसमें पेजेंटिज्म थे। 1971 से 75 तक इसमें पाउंड्स का यूज़ होता था और 75 से 92 में डॉलर्स के साथ इसका पैक किया जाता था। फिर अधिकारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की वजह से विनिमय दर 40% तक सरकार व 60% तक बाजार तय करती है। वह फिर एकत्रित विनिमय प्रणाली ओनली बाजार तय करेगा व आरबीआई इसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। मुद्रा परिवर्तनीय इसमें एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की सुविधा, बहुत बड़े सुधार होते हैं। नव भारत में आंशिक मुद्रा परिवर्तनीयता है। इसमें चालू खाता परिवर्तन है। पूंजी खाता की आंशिक रूप से है। चालू खाता 1994 में पूर्ण परिवर्तनीयता हो गई थी। तारोपोर समिति ने इस परिवर्तन पर आधारित थे। चालू खाता परिवर्तन रुपये का डॉलर में कन्वर्ट करा सकते थे। पूंजी खाता परिवर्तनीयता में एसेट्स बेचकर डॉलर नहीं करवा सकते, बल्कि इसमें विदेशी निवेश भी नहीं होता, क्योंकि पूंजी का विनिर्माण तीव्रता से होगा। इमरजेंसी में इससे विनिमय दर अस्थिर हो जाएगा। पर सरकार एफडीआई पे कुछ खर्चा चलित कर रही है, जैसे एफडीआई बढ़ेगा। सरकारी नीति में परिवर्तन। करंट अफेयर्स के हिसाब से विदेशी व्यापार नीति भारत 2015 से 20 में विदेशी व्यापार नीति को 2023 तक बढ़ाया गया। इसमें निर्यात सुधार हुआ, मर्चेंट सेवा को भी सुधार हुआ। वस्तुओं में मर्चेंट की चीज़ें होती थी। एमएसएमई विशेष सुविधा, इसमें नया लॉजिस्टिक प्रभाव आया। डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हुआ तो बताना होगा। जिलों को निर्यात टैक्स पर छूट दी जाती थी। 12 चैंपियन सेवाओं के क्षेत्र में 12 जगह के ज़्यादा निर्यात कर सकते थे। निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम, वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्यात से लेकर ऋण लेंगे तो उसका बीमा हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईसी में कानूनी दृष्टि से अलग दर्जा दिया गया, वह यह करोड़ों की छूट देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस व सर्विस हब को देश, इसका शॉर्ट फॉर्म में घरेलू व निर्यात दोनों में सुविधा देते हैं। वह सिंगल विंडो डिफेंस व आर्ट रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देते हैं, वह ये लागू नहीं हुआ। प्रोडक्शन लिंक्ड, इसमें क्या होता है, वह उद्योग जिनका 5 ईयर्स से उत्पादन 500 बिलियन तक होगा, उनको इनिशिएटिव देना होगा उत्पादन पर। निर्यात पोर्टल, निर्यात का पोर्टल है। रूस व ईरान के साथ भारत रुपये में आरबीआई द्वारा भुगतान कर सकते हैं। बेस्टो खाता 2 करंट में डील कर सकते हैं। यह डीलर बैंक एक मुद्रा दूसरे मुद्रा में कन्वर्ट कर सकती है। व्यापार समझौते, अधिमान्य व्यापार समझौते, परफॉर्मेंस फॉर सम थिंग्स, चयनित खास चीज़ों पर पीटीए होता था। इनका काम टैरिफ को कम करते हैं। टैरिफ आयात कर होता है। मुक्त व्यापार समझौते एफटीए, अधिकांश चीज़ों पर टैरिफ कम लगाना। कस्टम यूनियन, 2 देशों में आपस में टैक्स कम करना व देशों को सेम टैक्स लगाना। कॉमन मार्केट, व्यापार दृष्टि से एक ही देश में माना जाता है। देशों में आर्थिक संघ नीति में मिलकर कॉमन बनाते हैं। एग्जाम्पल ईयू। आर्थिक व मौद्रिक संघ आर्थिक नीति व मुद्रा में सेम एक ही चीज़ को दिखाते हैं। व्यापार में बाधाएं क्या क्या आती हैं? पहली चीज़ टैरिफ। भारत में 25% टैरिफ लगाने से व्यापार कम हो जाता है। लाइसेंस लेने में व्यापार में प्रॉब्लम होती है। कोटा की 10% कपास ही सीमा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एम्बार्गो, देश में एक उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सैनिटरी व फाइन नोट सैनिटरी, इसके चक्कर में दिक्कत होती है। स्थानीय सामग्री नियमन, स्थानीय चीज़ों का यूज़ करना इसमें होती है। एमओयू को बाद में सर्च करेंगे। अब न्यू टॉपिक है आर्थिक समृद्धि व विकास। इसमें समृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय के अंतराल में मात्रात्मक परिवर्तन, ग्रोथ, जीडीपी से चेंज किया जाता है। विकास क्या होता है? डेवलपमेंट होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए, गरीबी, समानता, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। समृद्धि होगी तो स्वयं ही विकास होगा। समृद्धि को मापने की आवश्यकता क्यों होती है? उत्पादन का अनुमान नियोजन के लिए पूर्वानुमान मान लिया जाता है। शीघ्रता मापने के लिए विकास मापना मुश्किल होता है। एचडीआई मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। 1990 में महबूब अल हक ने इसको बताया था इसके बारे में। इसके 3 आयाम हैं: स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर और शिक्षा। शिक्षा, एक लंबा जीवन देखते हैं कि कौन इंसान देश में कितना लंबा जीवन जी रहा है। वहीं जन्म के समय कितनी जीवन प्रत्याशा रही है। व्यक्ति औसतन कितना जीता है। शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में 25 वर्ष का इंसान कितने दिन स्कूल गया है। जो स्कूल जाते हैं वह
कितने साल तक स्कूल जाते हैं, पर कैपिटा इनकम में HDI में इन सब चीज़ों को 1/3 वेटेज मिलता है। इसका स्कोर 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 मतलब सबसे कम और 1 होता है तो सबसे ज़्यादा। 0.8 यानी कि उच्च HDI वाला देश है। 0.5 से 79 में मध्य HDI। 5 से अगर कोई कम होगा तो उसमें निम्न HDI होगा। अन्य सूचकांक HDI के आधार पर असमानता समायोजित HDI असमानता से HDI कम क्यों हुआ और इसकी हानि भी होती है। लैंगिक विकास सूचकांक GDI HDI ऑल में लैंगिक फ़र्क देखता है। लैंगिक असमानता सूचकांक GII में देखा जाता है। मात्र मृत्यु दर व किशोर प्रजनन दर को देखा जाता है। महिला सशक्तिकरण में संसद में भागीदारी, महिला व उच्च शिक्षा में कितने पढ़ती हैं, मध्यम व उच्च शिक्षा में श्रम कार्यबल भागीदारी, ये सब भी चेक किया जाता है इसमें। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट हैप्पी इंडेक्स से भूटान लाया था। फिर UN से सतत विकास समाधान में इसकी रिपोर्ट लाई जाती है। इसका आधार है भ्रष्टाचार का विचार कम हो, मनुष्य में उदारता हो, जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हो, सामाजिक समर्थन, मुसीबत में कोई दिक्कत ना हो, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय, अन्य घटनाएं। ये फिनलैंड इसमें फर्स्ट नंबर पे है और भारत इसमें 126 नंबर पे है 137 में से। विकास में भारत में क्या क्या समस्याएं आती हैं? कम प्रति व्यक्ति आय, धन का असमान वितरण है। ऑक्सफैम रिपोर्ट बताते हैं कि 1% में 40% और 5% संपत्ति है और कृषि निर्भरता 2.3 लोग कृषि करते हैं। बेरोजगारी व अल्प रोजगार है। बढ़ती जनसंख्या फर्स्ट नंबर पे है। खराब मानव पूंजी 15 से 59 लोग युवा हैं व इनकी जनसंख्या लाभांश तो है पर लोग बेरोजगार हैं। बुनियादी ढांचे की कमी है। योजना प्लानिंग में वांछित लक्ष्य गोल क्लियर नहीं है। प्रक्रिया में अंत में बदलाव नहीं होता। लोकतांत्रिक है, अधिनियामक है, व्यायामक है, आंशिक है, निर्देशात्मक है, अभिप्रेरक है। केंद्रीय योजना केंद्र बनाती है। पंचवर्षीय योजना जो अब नहीं चलती। 20 सूत्रीय योजना कार्यक्रम भी नहीं चलती। संसद स्थानीय विकास MP लेड्स के द्वारा ये सब चीज़ें 3 प्रकार की योजनाएं होती हैं। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में चली, जिसमें कृषि, सिंचाई, बिजली, IIT UGC की स्थापना ये सब की गई। 5 IIT की। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 तक इसको PC महालनोबिस मॉडल बोलते हैं। इसकी उद्योग पर आधारित थी। 61 से 66 तक ये थर्ड चली। इसमें गाडगिल योजना पर आधारित थी। इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया। फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। ये भी गाडगिल रणनीति व आत्मनिर्भरता योजना पर आधारित थी। 1974 से 79 में गरीबी हटाओ, गरीबी रोजगार इस पर आधारित थी। 80 से 85 में आर्थिक उदारीकरण पर कार्य तकनीक नाबार्ड शुरू किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। राजीव गांधी ने इसमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला व ऋण बढ़ता गया। इस वजह से 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992-97 से पहली योजना आत्मनिरीक्षण वाली थी। उद्योग का आधुनिकीकरण व अर्थव्यवस्था को खोला गया। 1997 से 2002 तक गरीबी दूर की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किए गए गरीबी कम करने के लिए। 2007 से 12 तक समावेशी विकास को बढ़ावा दिया गया सी रंगराजन समिति की वजह से। 12वीं में 2012 से 17 तक समावेशी सतत विकास हुआ। फिर उसके बाद कुछ 20 वो सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए। ये 4 बार बने। 1975, फिर 1982 में, 1986 में, फिर 2000 में। केंद्र व राज्य की परियोजनाओं पर निगरानी रखते थे। गरीबी खत्म करना था इनका काम। सांख्यिकी मंत्रालय ने समाप्त कर दिया व इसको सिफारिशों पर समाप्त कर दिया गया। सांसद स्थानीय विकास निधि MP लेड्स 1993 में बनी। केंद्रीय सरकार संसद को 5 करोड़ का फंड, जो संसद 5 करोड़ का स्वयं के विवेकाधीन कार्य कर सकता था, ये सब शुरू किया गया। ये एक IS इनके द्वारा काम करता था। कोविड में ये बंद हो गया। लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र का चूज़ कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद राज्य में कहीं भी यूज़ कर सकते थे। इस पैसों को मनोनीत सदस्य कोई राज्य चुनकर इसमें कार्य कर सकता था।
MP लीड्स की बहुत ज़्यादा आलोचना भी होती है। भ्रष्टाचार होना, भाई भतीजावाद, सांसद विधायिका का सदस्य है कि कार्यपालिका का काम दे दिया जाता था, संसद कम उपयोग करती थी, विकेंद्रीकरण के खिलाफ था, दृष्टिकोण की कमी थी, लॉन्ग टर्म इसको नहीं देखते थे, फ्यूचर में नहीं यूज़ किया जाता था, डाटा पर्याप्त नहीं थे, अति केंद्रीकरण होता था, योजना आयोग की सुपर पावर्स को फुल किया जाता था, इसमें मंत्री की कमी थी, PSU पर जोर दिया जाता था जो कि घाटे देते थे, कृषि पर उद्योग की वरीयता थी, रोजगार कम किया जाता था। बहुस्तरीय योजना, नियोजन कई स्तर पर हो, वह सभी की भागीदारी होती थी। सिद्धांत क्या है इसमें? काम को साझा करना, वित्तीय केंद्रीकरण प्लस शिक्षण को बढ़ावा देना, विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी लेना, योजना के लिए एकीकरण बनाना। ये योजनाएं सबसे पहले ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर राज्य, फिर केंद्र के आधार पर चलती हैं। इसमें गांव की योजना से केंद्र की ओर में एक स्तरीय बनाते हैं। 1950 से 60 तक राज्य नियोजन में होते थे, 60 के मध्य में जिला पर और 1992 में ग्राम स्तर पर। राज्य योजनाएं, राज्य आयोग, जिला आयोग, ब्लॉक की पहली पंचवर्षीय योजना पर बनी, ग्राम पहाड़ी व जनजाति के उस पर। इसकी आलोचना, इसमें सामंजस्य की कमी थी, पैसा पर्याप्त केंद्र के पास होता था पर वास्तव में ग्राम व अन्य स्तरों पर नहीं होता था, जनता की भागीदारी कम थी, क्रियान्वयन खराब था, सामाजिक समस्या बढ़ गई। योजना आयोग 2014 में समाप्त कर दिया गया। 1950 से इसको शुरू किया गया था। ना ही वैधानिक था, ना ही संवैधानिक था। ये इसका अध्यक्ष PM होते थे, एक उपाध्यक्ष नियुक्ति इनकी PM करते थे। परंपरा, सरकार बदलने पर उपाध्यक्ष इस्तीफा देते थे। शासी परिषद थी वह राष्ट्रीय विकास परिषद। सदस्य प्रधानमंत्री व सारे CM होते थे। ऑल कैबिनेट्स मंत्री व UT के प्रशासन थे। योजना आयोग के सदस्य 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया व राष्ट्रीय विकास परिषद समाप्त करके इसको कर सकते हैं। वहीं योजना आयोग आलोचना इनकी ये है कि यह संविधान में नहीं लिखे थे और सुपर पावर भी थी और नौकरशाही का इसमें वर्चस्व था। नीति आयोग 2015 में बना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इन इंडिया, ये थिंक टैंक है, सरकार का सलाहकार है, कार्यकारी निकाय है और एक संवैधानिक और वैधानिक नहीं है। इसका प्रारूप PM अध्यक्ष करते हैं, इसके उपाध्यक्ष PM नियुक्त करते हैं। शासी परिषद है, CM और UTs इसमें होते हैं। UCM जो होते हैं वो राज्य और UTs दोनों के होते हैं, बाकी UTs के अलग से प्रशासक भी होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में बनाए जाएंगे जिसमें उस क्षेत्र के ऑल CM मिलकर समस्या को हल करते हैं। PM 4 पद इन लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। वह AD हॉक 2 व RD के सदस्य होते हैं। कुछ विशेष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। CEO होगा, PM नियुक्त करेगा और ये डेली काम करते हैं। इनका उद्देश्य संघवाद को बढ़ाना है, विश्वसनीयता को बढ़ाना, क्रियान्वयन को बढ़ाना, विवादों का निपटारा, नीति आयोग के अनुसंधान को बढ़ाना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हितों को बढ़ाना, परामर्श का ज्ञान व बैंक बनाना। योजना का प्रकार इनका ऐसा है कि कुछ योजना 3 वर्ष, कुछ 7 वर्ष, कुछ 15 वर्ष की योजना के हिसाब से बनाती हैं। 2017 में स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया न्यू इंडिया में 75 बनाया गया जो बताता है 70 साल के बाद क्या होगा, वो तब तक क्या करेंगे। वित्त का बंटवारा करते हैं वित्त आयोग के हिसाब से। आलोचना तटस्थता नहीं है, केंद्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य प्रभाव नहीं है, ज़्यादा प्रभाव नहीं है, संविधानोत्तर है, विवाद का निपटारे में विफल है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति स्वतंत्र निकाय है, गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक है। PM को सलाह देते हैं, मैनेज करते हैं। नीति आयोग को नोडल ऑफिस की तरह काम करता है। आर्थिक सुधारों की पीढ़ियाँ, पहली पीढ़ी जो है वो 1991 से 2000 तक थी। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार किया गया, इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया, बाह्य क्षेत्र व वित्तीय क्षेत्र में टैक्स में सुधार किया। दूसरी पीढ़ी के सुधार 2000 के बाद हुए। इसमें पहली पीढ़ी के सुधार प्लस कारक मूल्य सुधार हुए। सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण बंद किया गया और सार्वजनिक वितरण में लक्ष्य, सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश, कॉमन इंटरनेशनल क्षेत्र में बढ़ावा, ये सब दिया गया। तृतीय पीढ़ी के सुधार इसमें है 2002 से 2007 तक। इसमें सक्रिय पंचमती राज समावेशी विकास किया गया। चौथी पीढ़ी के सुधार में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण को किया गया। समावेशी विकास क्या होता है? वह विकास जो पूरे समाज में न्याय संगत रूप से वितरित है, वह अवसर की समानता है, प्रक्रिया और परिणाम है। विशेषता इसकी क्या है? ये प्रति व्यक्ति आय में ज़्यादा असमानता को कम करता है, क्षेत्रीय असमानता ना हो, निर्णय लेने की सबकी भागीदारी हो, पिछड़ेपन के सूचकांक को कम करता है, बुनियादी ढांचा सार्वभौमिक और पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल को बढ़ावा देना इसकी घटक है। भारत का कृषि में 2/3 हिस्सा जो लोग हैं 75% इसमें महिला काम करते हैं। गरीबी पर हमला
करना। 23 का गरीबी खत्म करना, क्षेत्रीय समानता, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, तकनीकी प्रगति, सतत विकास, इन सबको बढ़ावा देना। भारत में असमानता के कारण क्या है? ऐतिहासिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, कृषि प्रधान देश है भारत, शहरी व ग्रामीण में फर्क, अनौपचारिक रोजगार, एलपीजी का प्रभाव हर किसी पर नहीं पड़ता। अंतर्राज्यीय परख सूचकांक इसके क्या है? समावेशी विकास सूचकांक आईडीआई कहते हैं जिसको। ये विश्व आर्थिक मंच है जो व्यक्ति का विकास व इसको निर्णय देने की स्तर को देखता है, जीवन स्तर को। इसके 3 मापदंड हैं: समृद्धि व विकास, समावेशन, अंतःपीढ़ीय समता, सततता। भारत इसमें 62 नंबर पे है। राजनीति प्रगति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिशन फॉर द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, राज्य व जिलों की रेटिंग करता है कौन कितने नंबर पे है। इसके 3 आयाम है: बुनियादी मानव सुविधा, मानव कल्याण और अवसर। वैश्विक दासता सूचकांक, इसमें वॉक ट्री फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया अधिकारों को सुझाव है, भौतिक सुरक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य है, शिक्षा की कमी व प्रवास का पैटर्न को बताता है। आरबीआई का वित्तीय समावेशन इंडेक्स ये देश की वित्तीय समावेश को दिखाता है। नीति आयोग ये 75 विजन तीव्र विकास को बढ़ावा देगा जो 9 से 10% को बढ़ावा देगा। शहरों का समावेशी विकास को बढ़ावा देगा, स्कूल को बेहतर बनाएगा, पिछड़े वर्ग में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा। सरकारी पहल इसमें क्या है? अल्पकालिक है, पहले भूख को मुक्ति देना, स्वच्छता और पेयजल को बढ़ावा देना। दीर्घकालिक है, कौशल विकास और शिक्षा पेयजल को बढ़ावा देना। सार्वभौमिक आधार आय क्या है? इसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सरकार एक निश्चित आय, न्यूनतम आय जो देशों में होनी ही चाहिए। नॉर्मली सब में 5,000 कमाते हैं पर कोई 4,000 कमाता है तो 1,000 सरकार देती है ताकि इसको नॉर्मल व्यक्ति इस जितना कमा सके एक इंसान। इसको लाभ और इसकी हानि। लाभ इसकी क्या होंगी कि गरीबी का उन्मूलन होगा, प्रगति होगी, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। लेकिन हानि क्या है? राजकोषीय बोझ बढ़ेगा, अधिक होगा, श्रम पूर्ति कमी होगी, पर्यावरण कठिन होगा, लैंगिक विसंगति होगी। सतत विकास, भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता को समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूरी करना। 1972 में मानव पर्यावरण में सम्मेलन में इसकी बात रखी गई। 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट दी गई। इसमें बोला हमारा साझा भविष्य में आर्थिक विकास, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, समावेशन बताया गया। 1992 में रियो में अर्थ समिट को बढ़ावा दिया व इसमें सतत विकास सिद्धांत की संकल्पना आई। प्राकृतिक संसाधन का खपत व उपयोग, सीमित औद्योगिक विकास, आपूर्ति क्षति, जन कल्याण, पर्यावरण की क्षति को कम करना, भविष्य के बारे में सोचना। इसके सिद्धांत हैं: एकीकृत निर्णय को देशों के बारे में, गुड गवर्नेंस हो, पर्यावरण से लिंक हो, वैज्ञानिक सोच हो, निर्वाणन सिद्धांत, वैज्ञानिक सबूत का वेट नहीं हो, यदि पता है तो प्रदूषण होता है तो इससे प्रतिबंध तुरंत करना। प्रदूषण भुगतान, तो प्रदूषण करे तो उसे भुगतान लेना। वहीं सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG, इसमें 2000 से 15 तक टारगेट सेट करा कि 1990 के स्तर में सुधार लाए जाएंगे। इसके 8 टारगेट सेट किए गए: चरम गरीबी और भूख को समाप्त करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, मलेरिया, HIV इन सब बीमारियों को खत्म करना, पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना और विकास की सार्वभौमिक साझेदारी हो। सतत विकास के लक्ष्य SDG 2012 में रियो में द फ्यूचर वी वांट में आए। 17 SDG आए। पहला गरीबी समाप्त करना, दूसरा भूख खत्म करना, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, तीसरा गुणवत्ता शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठा स्वच्छ जल स्वच्छता, सातवां सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, आठवां अच्छा काम, आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा, 10वां असमानता में कमी, 11वां टिकाऊ शहर व समझदार। वही 12वें में जिम्मेदार खपत व उत्पादन, 13 में जलवायु कार्रवाई, 14 में जला ईंधन जीवन और 15 में भूमि जीवन, 16 में शांति न्याय मजबूत करना, 17 में लक्ष्य साझेदारी को बढ़ावा देना। हरी GDP, देश के प्राकृतिक संसाधनों का मौद्रिक मूल्यांकन 1993 में UN ने जारी किया।